हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 2 कॉमर्स का, जिसका पेपर कोड 08 है, उसका कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। रिवीजन सीरीज जनरल पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स की यूट्यूब पे कंडक्ट हो रही है। यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस की हम कर रहे हैं। सो आज हम नेक्स्ट टॉपिक्स अपने कवर अप करने जा रहे हैं। देखो, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस वो प्रोसेस है जिसमें कंपनीज इवेल्युएट और सेलेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स जो सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज मांगते हैं, जैसे न्यू फैक्ट्रीज, इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स करना। ये डिसीजंस कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ और कॉम्पिटिटिव एज को शेप करते हैं। एक अच्छा प्रोजेक्ट कंपनी को टॉप पे ले जाता है और गलत प्रोजेक्ट कैश फ्लो को ड्रेन कर सकता है। कैपिटल बजटिंग में दो मेन अप्रोचेस होती हैं जो हम करने जा रहे हैं, जो सब पेपर में जिसमें से सबसे ज्यादा टॉपिक्स पूछे जाते हैं। एक कन्वेंशनल टेक्निक्स लाइक सिंपल और इनको वाइडली यूज किया जाता है, और दूसरी होती है साइंटिफिक टेक्निक्स। कॉम्प्लेक्स है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर ये बेस्ड है। हम जो फोकस करेंगे कन्वेंशनल टेक्निक्स पे, जिसमें पे बैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो कंपनीज को प्रोजेक्ट्स यानी जो कंपनी के प्रोजेक्ट्स की फाइनेंशियल वाइबिलिटी को असेस करने में आपको हेल्प करती है। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल बजटिंग का ओवरव्यू, इंपॉर्टेंस क्या है, उसका रोल क्या है। कन्वेंशनल टेक्निक्स, पे बैक पीरियड, एआरआर, एनपीवी और आईआरआर को देखेंगे। एनपीवी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएट करेंगे, ये पेपर में पूछा जाता है। आईआरआर के एडवांटेजेस, क्यों ये पावरफुल है, अब इन सारी चीजों को हम डिटेल में करने जा रहे हैं। नंबर 1, व्हाट आर कैपिटल बजटिंग डिसीजंस? कैपिटल बजटिंग डिसीजंस वो स्ट्रेटेजिक कॉल्स हैं जो कंपनीज लेती हैं जब बात आती है बड़े इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स की, जैसे न्यू प्लांट लगाना, मशीनरी खरीदना या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा डाल देना। ये डिसीजन सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज मांगते हैं और कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पे डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं। अब ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, एक प्रोजेक्ट 5 से 20 साल तक कैश फ्लो जनरेट करता है, सो गलत चॉइस कॉस्टली आपको पड़ सकती है। सेकेंड है रिसोर्स एलोकेशन, लिमिटेड फंड्स होते हैं, सो कंपनीज को बेस्ट प्रोजेक्ट्स चूज करने पड़ते हैं। तीसरा रिस्क मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट्स के रिस्क लाइक मार्केट, टेक्नोलॉजी या ऑपरेशनल को इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है। अब हम अगर बात करें अप्रोचेस टू कैपिटल बजटिंग में, नंबर 1 आती है कन्वेंशनल टेक्निक, सिंपल है, कैश फ्लो फोकस्ड होती हैं। इसमें पे बैक पीरियड, एआरआर, एनपीवी, आईआरआर, ये सारी हम डिटेल में करेंगे। साइंटिफिक की बात करें तो एडवांस स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हैं, जैसे मोंटी कार्लो सिमुलेशन। हम इस पे फोकस, हमारा मेन फोकस है जो वो कन्वेंशनल टेक्निक्स में रहेगा, जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछी जाती है। ठीक है जी। सो कन्वेंशनल टेक्निक के साथ स्टार्ट करते हैं। पे बैक पीरियड मेथड नंबर 1। व्हाट इज पे बैक पीरियड? पे बैक पीरियड वो टाइम है जो एक प्रोजेक्ट को अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में लगता है। ये एक सिंपल मेथड है जो दिखाता है कि कैश इनफ्लोस कब तक इनिशियल कैश आउटफ्लो के इक्वल हो जाते हैं। इसके पीछे एक ही लॉजिक है, जितना जल्दी पैसा वापस आएगा उतना बेटर है, स्पेशली फॉर कैश स्ट्रैप्ड या रिस्की प्रोजेक्ट्स। ठीक है जी। अब ये चीज काम कैसे करती है? इनिशियल, सपोज करो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ की है और एनुअल कैश इनफ्लोस 25 करोड़ पर ईयर है, दिखते हैं जो हमें देखने को मिल रही है। तो जो पे बैक पीरियड है दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो। प्रोजेक्ट्स विद शॉर्टर पे बैक पीरियड प्रेफर्ड होते हैं क्योंकि जल्दी रिकवरी मतलब कम रिस्क आपको फेस करना पड़ेगा। अगर मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊं, पेबैक पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो, यानी अगर इफ कैश फ्लोस अगर आपके यूनिफॉर्म है तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। अगर तो कैश फ्लोस अनइवन है, कम्युलेटिव कैश इनफ्लोस काउंट करो अंटिल इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाए। ठीक है। अब आपने पेबैक पीरियड को यूज कब करना है? जब ओवर लिवरेज बिजनेसेस हैं, यानी जब कंपनी के पास हाई डेट है। पेबैक पीरियड हेल्प करते हैं असेस की करने में कि प्रोजेक्ट जल्दी कैश जनरेट करेगा ताकि डेट रीपेमेंट्स हो सके। सेकंड आता है अनसर्टेन मार्केट कंडीशन, वोलेटाइल मार्केट्स में जहां फ्यूचर कैश फ्लो अनसर्टेन है, शॉर्ट पेबैक पीरियड सेफ होता है, यानी सेफ बेट है। ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक कंपनी 50 करोड़ का प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, एनुअल कैश इनफ्लो 10 करोड़ है, पेबैक पीरियड उसका होगा 50 को डिवाइडेड बाय 10, 5 इयर्स। अगर दूसरा प्रोजेक्ट 4 में रिकवर करता है तो वो प्रोजेक्ट बेटर होगा। ठीक है। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, सिंपल है, इजी टू कैलकुलेट, ये सबसे इसकी बेस्ट एग्जांपल है, मतलब बेस्ट एडवांटेज है। सेकंड है यूजफुल है फॉर क्विक लिक्विडिटी चेक्स।
अगर लिमिटेशंस की बात करें, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर करती है, फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू नहीं देखती, प्रोजेक्ट की पूरे लाइफ के कैश फ्लोज इग्नोर करते हैं, सिर्फ पेबैक तक देखते हैं, ठीक है, ये इसकी लिमिटेशंस है। अब आगे चलते हैं, सेकंड आता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एक मेथड है जो प्रोजेक्ट के एवरेज एनुअल प्रॉफिट को इनिशियल इन्वेस्टमेंट के परसेंटेज के रूप में कैलकुलेट करता है। ये अकाउंटिंग डाटा यानी नेट इनकम या ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे बेस्ड होता है और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता। इसके पीछे लॉजिक यही है, अगर हायर एआरआर है तो बेटर प्रोजेक्ट है, लेकिन ये फाइनेंशियल प्राइस का फुल व्यू नहीं देता। अगर मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊं तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट को डिवाइड कर दो बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100 तो आपको एआरआर मिल जाएगी। जो एवरेज एनुअल प्रॉफिट है वो होता है टोटल प्रॉफिट ओवर प्रोजेक्ट लाइफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द इयर्स, ठीक है। अब ये चीज काम कैसे करती है, प्रोजेक्ट के नेट इनकम आफ्टर एक्सपेंसेस और टैक्सेस को सालों के एवरेज से निकालो, इसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर मैं आपको यही एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, एक प्रोजेक्ट का इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ है, 5 साल में टोटल प्रॉफिट 50 करोड़, एवरेज एनुअल प्रॉफिट है जो 50 को डिवाइडेड बाय 5 10 करोड़ निकलेगा, एआरआर 10 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100 10%। अगर कंपनी का टारगेट एआरआर 12% है, ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड और अकाउंटिंग डाटा पे बेस्ड है, प्रॉफिटेबिलिटी का क्विक स्नैपशॉट दिखता है। अगर लिमिटेशंस की बात करें, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर करता है, नॉन कैश आइटम जैसे डेप्रिसिएशन पे डिपेंड करता है जो रियल कैश फ्लोस नहीं दिखाते। आगे चलते हैं थर्ड मेथड पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू एक पावरफुल कैपिटल बजटिंग टेक्निक है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करती है। इसमें से अनगिनत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये प्रोजेक्ट के एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोस और आउटफ्लोस के प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करता है यूजिंग अ डिस्काउंट रेट जो यूजुअली वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। इसका लॉजिक सिंपल है, अगर एनपीवी पॉजिटिव है, प्रोजेक्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा वैल्यू जनरेट करेगा, सो फाइनेंशियली वायबल है, उसको किया जाएगा। एक इसमें वैल्यू एडिविटी प्रिंसिपल आता है, ये पेपर में पूछा जाता है, एंड इवन कह लो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। एनपीवी का मतलब है कि हर प्रोजेक्ट का एनपीवी अलग अलग कैलकुलेट किया जा सकता है और इनको ऐड करके टोटल वैल्यू असेस कर सकते हो। अगर एग्जांपल दूं, दो प्रोजेक्ट्स का एनपीवी ऐड करो तो कंपाइल्ड वैल्यू आपको पता चल जाएगा, दैट इज वैल्यू एडिविटी प्रिंसिपल। अब मेन क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टेप्स टू इवैल्यूएट एनपीवी। देखो स्टेप नंबर 1, फोरकास्टिंग कैश फ्लोज। प्रोजेक्ट के फ्यूचर कैश इनफ्लोज यानी जो रेवेन्यूज है और आउटफ्लोज यानी जो कॉस्ट है उनको एस्टिमेट करो ओवर इट्स लाइफ। ये रियलिस्टिक और डिटेल्ड होने चाहिए, मार्केट ट्रेंड्स, एक्सपेंसेस और टैक्सेस को कंसीडर करो। स्टेप 2, आइडेंटिफाई एन एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। एक डिस्काउंट रेट चूज करो, यूजुअली कंपनी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, ये रिस्क और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करता है। स्टेप 3, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। हर कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करो यूजिंग, यानी फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिस्काउंट रेट रेज्ड टू पीरियड। सारे प्रेजेंट वैल्यूज आप ऐड कर लो। चौथा स्टेप आता है कंप्यूट एनपीवी। एनपीवी इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अगर तो पॉजिटिव एनपीवी है तो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, अगर नेगेटिव एनपीवी है तो प्रोजेक्ट लॉस मेकिंग होगा। और पांचवा आता है लास्ट स्टेप, रैंक प्रोजेक्ट्स एज पर एनपीवी। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में हायर एनपीवी वाले प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी दो, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू देखो, एक प्रोजेक्ट का इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ है, कैश फ्लोस 30 करोड़ पर ईयर फॉर 5 ईयर और जो डिस्काउंट रेट है वो 10% है। अगर फर्स्ट ईयर की बात करें 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 रेज़ टू पावर 1 27.27 करोड़। इसी तरह सेकंड ईयर फॉर्मूला लगा 24.79, तीसरे साल 22.54, चौथे साल 20.49, पांचवें साल 18.63। तो अगर हम सभी को प्लस करते हैं, जो टोटल एनपीवी है या टोटल प्रेजेंट वैल्यू वो 113.72 करोड़ निकला। एनपीवी 113.72 से 100 माइनस कर दो, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो 13.72 आया, दैट इज पॉजिटिव, सो इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है जी। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बाद में। एडवांटेजेस की बात करें, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर करता है, पूरे प्रोजेक्ट लाइफ के कैश फ्लोज को देखता है, वैल्यू एडिटिविटी अलाउ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का कंपैरिजन, इससे कंपैरिजन बहुत इजी है। लिमिटेशंस की बात करें, एक्यूरेट कैश फ्लोज फोरकास्टिंग टफ बनाते हैं, डिस्काउंट रेट का सिलेक्शन सब्जेक्टिव हो सकता है कहीं ना कहीं, जो एज अ चैलेंज काम करता है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। व्हाट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न?
इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो डिस्काउंट रेट है जिसमें प्रोजेक्ट का एनपीवी जीरो हो जाता है। ये प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बताता है। अगर आईआरआर कंपनी के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है। लॉजिक यही है, अगर हायर आईआरआर है तो बेटर प्रोजेक्ट्स होंगे क्योंकि ज्यादा रिटर्न मिलता है। अगर मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊं, आईआरआर इज इक्वल टू डिस्काउंट रेट वेयर सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए ट्रायल एंड एरर या एक्सेल यानी आईआरआर फंक्शन यूज होते हैं, ठीक है। अब ये चीज काम कैसे करती है, कैश इनफ्लोस और आउटफ्लोस के प्रेजेंट वैल्यूज को डिस्काउंट रेट के साथ आप बैलेंस करो ताकि जो एनपीवी है वो जीरो हो। आईआरआर को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या हर्डल रेट से कंपेयर करो, ठीक है जी। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, रिकॉग्नाइज करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आईआरआर कैश फ्लोस को टाइमिंग को अकाउंट करता है, इंश्योर करता है कि एक्यूरेट वैल्यूएशंस हो रही हैं। सेकंड करता है अलाइन विद शेयर होल्डर्स वेल्थ। आईआरआर प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करता है, मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वैल्यू। तीसरा, कंसीडर्स ऑल कैश फ्लोस। प्रोजेक्ट के पूरे लाइफ के इनफ्लोस और आउटफ्लोस को देखा जाता है। चौथा आता है कंसिस्टेंट विद एनपीवी। अगर आईआरआर ग्रेटर देन है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होता है, सेम एज पॉजिटिव एनपीवी, जैसे उसमें पूरा तरीका है। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, इसकी एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। एक प्रोजेक्ट का इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ है, कैश फ्लोस है जो 40 करोड़ पर ईयर फॉर 3 ईयर, तो जो आईआरआर वो 15% है। अगर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है यानी आईआरआर ग्रेटर होगा कॉस्ट से, तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर हम इसकी लिमिटेशंस की बात करें, देखो मल्टीपल आईआरआर हो सकते हैं इफ कैश फ्लोस नॉन कन्वेंशनल है, पॉजिटिव नेगेटिव का मिक्स निकल रहा है। सो एनपीवी के कंपैरिजन में रैंकिंग इश्यूज हो सकते हैं। एनपीवी बेटर है अगर आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स को देख रहे हो, उनको चेक कर रहे हो, ठीक है जी। होप सो आपको सारी की सारी टेक्निक समझ आ गई होंगी। अब एक क्वेश्चन है, देखो ये जो कन्वेंशनल टेक्निक्स एक कंपनी के लिए डिसीजन मेकिंग टूल किट है जो प्रोजेक्ट्स को साइंटिफिकली इवेल्युएट करते हैं। अब चलो इनके प्रैक्टिकल रूल्स और 2020 के कॉन्टेक्स्ट में इनको थोड़ा सा देखते हैं। पेबैक पीरियड का अगर यूज केस में आपको बताऊं, ओवर लिवरेज कंपनी यानी जिनका हाई डेट है या अनसर्टेन मार्केट्स है जैसे ईवी सेक्टर लगा लो, में जल्दी रिकवरी क्रिटिकल है। अगर एआरआर की बात करें, इसका यूज केस देखें तो क्विक प्रॉफिटेबिलिटी चेक फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स या अकाउंटिंग फोकस्ड फर्म्स के लिए ये बेस्ट है। एनपीवी की बात करें तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जहां टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्रिटिकल है, लाइक जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रिन्यूएबल्स, वहां पे इसको यूज किया जाता है। आईआरआर की बात करें तो कंपेयरिंग प्रोजेक्ट्स विद डिफरेंट स्केल्स या असेसिंग ट्रू रिटर्न्स, उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। सो जो ये कैपिटल बजटिंग डिसीजंस है कंपनी का फ्यूचर बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। कन्वेंशनल टेक्निक्स जैसे पेबैक, एआरआर, एनपीवी और आईआरआर अलग लेंसेज देते हैं प्रोजेक्ट्स को जज करने के लिए। पेबैक पीरियड क्विक रिकवरी चेक करता है, आइडियल है डेट हैवी या वोलेटाइल मार्केट्स के लिए। जो एआरआर प्रॉफिटेबिलिटी का स्नैपशॉट देता है लेकिन टाइम वैल्यू को इग्नोर करता है। जो एनपीवी है और आईआरआर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के किंग्स हैं। एनपीवी वैल्यू क्रिएशन बताता है और आईआरआर ट्रू रिटर्न, वैल्यू एडिटिविटी और स्टेप बाय स्टेप एनपीवी प्रोसेस प्रोजेक्ट्स को साइंटिफिकली रैंक करता है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। होप सो आपको ये समझ अच्छे से आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगेन इनको थोड़ा सा एक बार दोबारा से देखते हैं। कैपिटल बजटिंग एक कंपनी का वो प्रोसेस है जिसमें वो डिसाइड करती है कि बड़े इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे न्यू फैक्ट्रीज, ईवी प्लांट्स या टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स में पैसा लगाना है या नहीं। ये डिसीजंस कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ और कॉम्पिटिटिव एज को डिफाइन करते हैं। एक गलत प्रोजेक्ट कैश फ्लो को ड्रेन कर सकता है और एक अच्छा प्रोजेक्ट कंपनी को टॉप पे ले जा सकता है। इसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक स्टार प्लेयर है क्योंकि ये बताता है कि प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, अज्यूमिंग कैश इनफ्लोस उसी रेट पे रीइन्वेस्ट होते हैं। हम आईआरआर को कंपेयर करेंगे एनपीवी, एमआईआरआर और दूसरे साइंटिफिक टेक्निक जैसे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, मोंटी कार्लो सिमुलेशन और रियल ऑप्शन एनालिसिस के साथ। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। साथ ही एक ब्लैक स्कोल्स मॉडल और करेंसी ऑप्शंस के एलिमेंट्स को भी टच करेंगे ताकि फाइनेंशियल एनालिसिस की पूरी डिटेल आपको समझ आ सके। अगर मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दूं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, अजम्पशंस, कैलकुलेशन, उसके यूसेस को हम करेंगे। मॉडिफाइड आईआरआर रीइन्वेस्टमेंट रेट का ट्विस्ट है, एनपीवी वर्सेस आईआरआर, कॉन्फ्लिक्टिंग आउटकम्स और क्यों ये है ये देखेंगे। साइंटिफिक टेक्निक्स देखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, मोंटी कार्लो, रियल ऑप्शंस एनालिसिस, ब्लैक स्कोर एंड करेंसी ऑप्शंस में प्राइसिंग फैक्टर्स और अजम्पशंस को हम करेंगे। सो हम डिटेल में इसको स्टार्ट करते हैं, आराम से समझो।
देखो पहले आता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। व्हाट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक फाइनेंशियल मेट्रिक है जो बताता है कि एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है। ये वो डिस्काउंट रेट है जिसमें प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो हो जाती है। मतलब आईआरआर वो रेट है जहां प्रोजेक्ट के कैश इनफ्लोस का प्रेजेंट वैल्यू इनिशियल इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाता है। अगर इसकी कोर अजम्पशंस की बात करें, आईआरआर अज्यूम करता है कि प्रोजेक्ट के कैश इनफ्लोस उसी आईआरआर रेट पे री इन्वेस्टेड होते हैं ओवर द प्रोजेक्ट लाइफ। ये एक यूनिक कह लो फीचर है इसका, अनलाइक एनपीवी जहां री इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे होता है। ठीक है जी। अब आईआरआर मैटर क्यों करता है, क्यों जरूरी है? आईआरआर एक प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी और वायबिलिटी को मेजर करता है। कंपनीज आईआरआर को हर्डल रेट या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी जो यूजुअली आपका जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है उससे कंपेयर करती हैं। अगर तो आईआरआर ग्रेटर है हर्डल रेट से तो प्रोजेक्ट अट्रैक्टिव है, उसको एक्सेप्ट करो। अगर तो आईआरआर कम है हर्डल रेट से तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करो, रिटर्न आपको कम मिलेगी। आईआरआर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के कंपैरिजन में भी काम आता है। हायर आईआरआर वाला प्रोजेक्ट यूजुअली बेटर ही होता है। ठीक है जी। अगर मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊं, फॉर्मूला आईआरआर इज इक्वल टू डिस्काउंट रेट वेयर सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश इनफ्लोस इज इक्वल टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए ट्रायल एंड एरर या एक्सेल में जो आईआरआर फंक्शन है उसको यूज किया जाता है क्योंकि डिस्काउंट रेट इनिशियली अननोन होता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक प्रोजेक्ट का इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ है, कैश इनफ्लोस 40 करोड़ पर ईयर है 3 साल के लिए, तो जो आईआरआर कैलकुलेट करोगे एक्सेल या ट्रायल से वो मान लो 15% है। अगर कंपनी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, यानी जो आईआरआर है वो ग्रेटर हो गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लो। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आईआरआर कैश फ्लोज के टाइमिंग को कंसीडर करता है, इजी टू इंटरप्रेट है, परसेंटेज फॉर्म में रिटर्न बताता है जो इनिशिएटिव है यानी जो बहुत अच्छी चीज है। प्रोजेक्ट लाइफ कवरेज पूरे प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज को दिखाता है। ठीक है। लिमिटेशंस की बात करें, अज्यूम करता है री इन्वेस्टमेंट को एट आईआरआर जो रियल वर्ल्ड में अनरियलिस्टिक हो सकता है क्योंकि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा प्रैक्टिकल है। नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोस यानी पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स में मल्टीपल आईआरआर पॉसिबल है जो एक तरह की लिमिटेशन है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, प्रीवियस एक क्वेश्चन था ये एक मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। देखो मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक इंप्रूव्ड वर्जन है आईआरआर का जो इन्वेस्टमेंट अजम्पशन को रियलिस्टिक बनाता है। आईआरआर के अजम्पशन यानी कैश फ्लोस आईआरआर रेट पे रीइन्वेस्ट होते हैं को ये रिप्लेस करता है जो पॉजिटिव कैश फ्लोस कंपनी के कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे रीइन्वेस्टेड होते हैं, जो नेगेटिव कैश फ्लोस कंपनी के वो बोरोइंग रेट पे फाइनेंस्ड होते हैं। ठीक है जी। ये आईआरआर के अनरियलिस्टिक रीइन्वेस्टमेंट रेट को फिक्स करता है और ज्यादा प्रैक्टिकल फॉर्म देता है। ठीक है। अगर मैं इसका फॉर्मूला बताऊं तो जो MIRR मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज इक्वल टू रेट वेयर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज एट बोरोइंग रेट इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनफ्लोज जो कंपाउंडेड एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अगर इसके स्टेप्स की बात करें, नेगेटिव कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करो एट बोरोइंग रेट, पॉजिटिव कैश फ्लोज को फ्यूचर वैल्यू में कंपाउंड करो एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, MIRR कैलकुलेट करो एज द रेट जिसमें ये इक्वल होते हैं। ठीक है जी। एडवांटेजेस की बात करें, रियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट अजम्पशन यानी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो ग्रेटर है आईआरआर से, नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज के लिए सिंगल सोल्यूशन देता है अनलाइक आईआरआर। ठीक है जी। अब इसके अगर लिमिटेशंस की बात करें, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, स्टिल जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और बोरिंग रेट पे ही डिपेंड करता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है आईआरआर वर्सेस एनपीवी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एनपीवी और आईआरआर दोनों टाइम वैल्यू मनी बेस्ड टेक्निक्स हैं लेकिन कभी कभी ये डिफरेंट डिसीजंस देते हैं। एनपीवी कैश फ्लोज के प्रेजेंट वैल्यू को इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करता है जबकि जो आईआरआर है वो परसेंटेज रिटर्न बताता है। चलो देखते हैं क्यों कॉन्फ्लिक्ट्स इनके बीच में होते हैं। व्हाट इज एनपीवी? नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट के कैश इनफ्लोस और आउटफ्लोस के प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस है, कैलकुलेटेड एट डिस्काउंट रेट जो यूजुअली आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। फॉर्मूला की बात करें, एनपीवी इज इक्वल टू सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसमें जो डिसीजन रूल है वो बेहद सिंपल है। पॉजिटिव एनपीवी है
तो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, एक्सेप्ट कर लो। नेगेटिव एनपीवी है तो प्रोजेक्ट लॉस मेकिंग है, उसको रिजेक्ट कर लो। अब वाई एनपीवी एंड आईआरआर कंप्लीट, इनमें कंफ्लिक्ट क्यों है? देखो कंफ्लिक्ट तब होते हैं जब प्रोजेक्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं। नंबर 1 आता है टाइम डिस्पैरिटी। अगर दो प्रोजेक्ट्स के कैश फ्लोज डिफरेंट टाइम पीरियड्स में आते हैं, एनपीवी और आईआरआर अलग रैंकिंग्स दे सकते हैं। एनपीवी कैश फ्लोज के एब्सोल्यूट वैल्यू पे फोकस करता है, जबकि जो आईआरआर है वो टाइमिंग्स और परसेंटेज रिटर्न पे। ठीक है, एग्जांपल अगर तुम एक प्रोजेक्ट जल्दी कैश देता है शॉर्ट टर्म में, दूसरा लेट देता है लॉन्ग टर्म में, आईआरआर शॉर्ट टर्म को प्रेफर करेगा, लेकिन एनपीवी लॉन्ग टर्म हाई वैल्यू प्रोजेक्ट को बेटर हो सकता है। सेकेंड मेन कारण है कॉस्ट डिस्पैरिटी। अगर प्रोजेक्ट्स की इनिशियल इन्वेस्टमेंट अलग है, एनपीवी और आईआरआर डिफरेंट डिसीजंस दे सकते हैं। एनपीवी बड़े प्रोजेक्ट्स लाइक जिनमें हाई एब्सोल्यूट रिटर्न्स को फेवर करता है, जबकि जो आईआरआर है वो परसेंटेज रिटर्न पे फोकस करता है, सो छोटे प्रोजेक्ट्स बेटर लग सकते हैं। ठीक है, थर्ड मेन कारण आता है लाइफ डिस्पैरिटी। अगर प्रोजेक्ट्स का ड्यूरेशन अलग है, सेव कह लो आप 5 इयर्स वर्सेस 10 इयर्स, तो एनपीवी और आईआरआर अलग कंक्लूजन्स दे सकते हैं। एनपीवी अज्यूम रीइन्वेस्टमेंट एट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जबकि जो आईआरआर वो अज्यूम्स रीइन्वेस्टमेंट एट आईआरआर। लॉन्गर प्रोजेक्ट्स में ये गैप बड़ा हो जाता है। ठीक है, चौथा मेन कारण है कैश फ्लो पैटर्न डिस्पैरिटी। अनकन्वेंशनल कैश फ्लोस यानी पॉजिटिव नेगेटिव का मिक्स में आईआरआर मल्टीपल रेट्स दे सकता है, जबकि एनपीवी एक क्लियर वैल्यू देता है। अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर प्रोजेक्ट में मिड लाइफ हैवी आउटफ्लोस हैं, आईआरआर कंफ्यूज कर सकता है आपको। अब एनपीवी जीत जाता है, कारण क्या है? एनपीवी एब्सोल्यूट वैल्यू देता है जो शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए बेटर है। आई जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन है जो वो रियलिस्टिक हो सकती है फॉर लार्ज और लॉन्गर प्रोजेक्ट्स। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स को करते हैं। देखो आईआरआर और एमपीवी के अलावा साइंटिफिक टेक्निक्स भी हैं जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होती हैं। ये मैथमेटिकल मॉडल्स और स्टैट पे बेस्ड होती हैं, ऑफरिंग डीपर इनसाइट। अब इनको देखते हैं, इनमें नंबर 1 आता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक रेशियो है जो प्रोजेक्ट के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से कंपेयर करता है। अगर फॉर्मूला बताऊं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। अगर तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है तो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, आप उसको एक्सेप्ट करो। अगर तो लेस देन 1 है, प्रोजेक्ट लॉस मेकिंग है, उसको रिजेक्ट करो। अब आपने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को यूज क्यों करना है? देखो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बताता है कि हर एक इन्वेस्टेड रुपी पे कितना वैल्यू मिलता है। यूजफुल है रैंकिंग करने के लिए प्रोजेक्ट्स के जब आपके फंड्स जो है वो लिमिटेड होते हैं। एडवांटेजेस की बात करूं तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर करता है। लिमिटेड बजट में प्रोजेक्ट रैंकिंग के लिए ये सबसे आइडियल है। लिमिटेशंस की बात करें तो एब्सोल्यूट वैल्यू जैसे आपको एनपीवी में मिलती है, अब ये नहीं देता, सो लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए एनपीवी ही बेटर टेक्निक है। अब आगे चलते हैं, सेकेंड आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में बहुत बार पूछा गया है, मोंटी कार्लो सिमुलेशन। मोंटी कार्लो सिमुलेशन एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो अनसर्टेन वेरिएबल लाइक जैसे आपके कैश फ्लोस और कॉस्ट के प्रॉफिटेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के मॉडल्स करती हैं, को मॉडल करती हैं। ये थाउजेंड्स ऑफ सिमुलेशंस रन करती है ताकि पॉसिबल आउटकम्स और उनकी प्रोबेबिलिटीज को रेंज, उनकी प्रोबेबिलिटी की रेंज पता चल सके। ठीक है जी, अगर इसके यूज केस में आपको बताऊं, हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स जैसे आपकी ईवी मार्केट्स, न्यू टेक्नोलॉजी जहां कैश फ्लोज अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, इसको यूज किया जाता है। अब ये चीज काम कैसे करती हैं? वेरिएबल्स लाइक जैसे सेल्स, कॉस्ट और इंटरेस्ट रेट्स के प्रॉफिटेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करो, रैंडम सिनेरियोज जनरेट करो और कैश फ्लोज और एनपीवी को कैलकुलेट करो। रिजल्ट का रेंज और प्रॉफिट आपकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको आप एनालाइज करो, आपको आंसर आपके यहाँ मिल जाएगा। अगर एडवांटेजेस की बात करूं, रिस्क और अनसर्टेनिटी को क्वांटिफाई करती है। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए ये डिटेल्ड इनसाइट्स प्रोवाइड करती है। लिमिटेशंस की बात करें तो डाटा हैवी और कंप्यूटेशनली इंटेंसिव हो सकता है। रिजल्ट सिर्फ इनपुट असम्पशन जितने ही अच्छे होते हैं उस पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, रियल ऑप्शन एनालिसिस। देखो रियल ऑप्शंस एनालिसिस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को ऑप्शंस के रूप में देखता है, बोरोइंग फ्रॉम ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल्स। ये रिकॉग्नाइज करता है कि प्रोजेक्ट्स में एम्बेडेड ऑप्शंस होते हैं लाइक ऑप्शन टू एक्सपैंड, डेफर और अबंडन। यूज केस अगर मैं बताऊं, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स जहां फ्लेक्सिबिलिटी क्रिटिकल है लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, माइनिंग में, ये इसको यहाँ पे यूज किया जाता है। काम कैसे करता है? प्रोजेक्ट के पॉसिबल पाथ यानी एक्सपैंड, वेरिएंस, स्टॉप को मॉडल करो। ऑप्शन प्राइसिंग टेक्निक जैसे ब्लैक स्कूल से वैल्यू को कैलकुलेट करो।
एडवांटेजेस बहुत सिंपल हैं, स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी को क्वांटिफाई करता है, हाई अनसर्टेनिटी प्रोजेक्ट्स के लिए ये आइडियल है। लिमिटेशंस कहूं तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और एक्सपर्टाइज चाहिए, अजम्पशन सब्जेक्टिव कहीं ना कहीं हो सकती है। अब मेन आता है, आगे चलते हैं ब्लैक स्कोल्स, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ब्लैक स्कोल्स ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल एंड करेंसी ऑप्शंस में। देखो रियल ऑप्शंस एनालिसिस के कॉन्टेक्स्ट में जो ब्लैक स्कोल्स ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल का थोड़ा टच करना जरूरी है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ऑप्शंस के प्राइसिंग का बेस है। साथ ही करेंसी ऑप्शंस के प्राइसिंग फैक्टर भी देखेंगे, क्योंकि ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स में क्रिटिकल होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं ब्लैक स्कोल्स ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। व्हाट इज ब्लैक स्कोल्स? ब्लैक स्कोल्स मॉडल एक मैथमेटिकल मॉडल है जो ऑप्शंस फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर एग्जांपल की प्राइस कैलकुलेट करता है। अगर इसकी मैं की असम्पशंस बताऊं, अंडरलाइंग एसेट लाइक जो आपका स्टॉक या करेंसी हो सकता है, ये उसके प्राइसेस को लॉग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब रैंडम बट प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स फॉलो करते हैं, ठीक है। अब इसका कैपिटल बजटिंग में क्या यूज है? रियल ऑप्शन एनालिसिस में ब्लैक स्कोल्स प्रोजेक्ट के एम्बेडेड ऑप्शन यानी एक्सपैंड या अबंडन फॉर एग्जांपल को वैल्यू करने के लिए यूज होता है। अब आती है बात करेंसी ऑप्शंस एंड प्राइसिंग फैक्टर्स की, ठीक है। व्हाट आर करेंसी ऑप्शंस? करेंसी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो होल्डर को राइट देते हैं बट नो ऑब्लिगेशन कि एक करेंसी को दूसरी करेंसी में प्रीडिटरमाइंड एक्सरसाइज रेट यानी जिसे आप स्ट्राइक प्राइस कह देते हो पे बाय या सेल करने का। अगर मैं आपको इसकी टाइप्स बताऊं तो यूरोपियन ऑप्शन सिर्फ मैच्योरिटी डेट पे एक्सरसाइज कर सकते हो, अमेरिकन ऑप्शन मैच्योरिटी तक कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो, इन द मनी ऑप्शन अगर इमीडिएट एक्सरसाइज से पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, ऑप्शन प्रीमियम बायर जो प्राइस पे करता है सेलर को अपफ्रंट। ये जो बेसिकली चार टाइप्स थी, ये मैचिंग का क्वेश्चन आया था। एक तरफ उन्होंने ऑप्शंस दे दी थी, उस पे दूसरी तरफ उन्होंने कहा था आप इसको मैच करके इसके डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करो। अब आते हैं फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं करेंसी ऑप्शन प्राइसिंग को। नंबर 1 स्पॉट एक्सचेंज रेट, करंट एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसीज, यानी जो आपका स्पॉट एक्सचेंज रेट होता है ये बेसिकली करंट एक्सचेंज रेट है दो करेंसी के बीच में, लाइक आपका इंडियन रुपी और यूएस डॉलर। ये ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू को डिफाइन करता है। सेकेंड आता है एक्सरसाइज रेट, जिसको स्ट्राइक प्राइस कहते हो, प्री डिटरमाइंड रेट है जहां करेंसी बाय या सेल हो सकती है, ये प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। थर्ड आता है फॉरेन रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, फॉरेन करेंसी में रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट रेट, लाइक यूएस में ट्रेजरी यील्ड होगी, ये कॉस्ट ऑफ कैरी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इंपैक्ट करता है। फोर्थ आता है टाइम टू एक्सपायरेशन, ऑप्शन के एक्सपायरी तक का टाइम, जितना लॉन्गर टाइम है उतना हायर पोटेंशियल है प्राइस मूवमेंट का एंड उतनी हायर ऑप्शन की वैल्यू होगी। सो जो कैपिटल बजटिंग एक कंपनी का फ्यूचर बनाता है और आईआरआर इसमें एक की प्लेयर है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स के ट्रू रिटर्न्स बताता है। अज्यूमिंग कैश फ्लोस की इनफ्लोस आईआरआर रेट पे रीइन्वेस्ट होते हैं। जो आपका मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, रीइन्वेस्टमेंट को रियलिस्टिक बनाता है विद वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और बोरोइंग रेट। एनपीवी एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, और लेकिन आईआरआर और एनपीवी में कंफ्लिक्ट हो सकते हैं ड्यू टू टाइम, कॉस्ट, लाइफ या कैश फ्लो पैटर्न डिस्पैरिटीज। साइंटिफिक टेक्निक जैसे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, मोंटी कार्लो सिमुलेशन और रियल ऑप्शन एनालिस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को रोबस्टली इवैल्यूएट करते हैं। ब्लैक स्कोल्स मॉडल और करेंसी ऑप्शन स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी और फॉरेक्स रिस्क मैनेजमेंट को बूस्ट करते हैं। ठीक है जी, होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब अगेन आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर अप करते हैं। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कैपिटल बजटिंग एक कंपनी का वो स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है जिसमें वो इवैल्यूएट करते हैं कि बड़े इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे न्यू प्लांट्स, टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स या रिन्यूएबल एनर्जी वेंचर्स में पैसा लगाना है या नहीं। ये डिसीजंस कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ और मार्केट पोजीशन को शेप करते हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस इसमें एक की रोल प्ले करता है, क्योंकि ये बताता है कि अगर की वेरिएबल्स जैसे सेल्स, कॉस्ट या इंटरेस्ट रेट्स चेंज हो जाएं तो प्रोजेक्ट्स के फाइनेंशियल आउटकम से क्या असर होगा। साथ ही कैपिटल बजटिंग प्रोसेस की स्टेजेस, कन्वेंशनल टेक्निक्स, एनपीवी, आईआरआर, एआरआर, पेबैक, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और क्रेडिट पॉलिसी के कंपोनेंट्स को भी हम देखेंगे, ताकि आपको ये सारा टॉपिक अब और ज्यादा इसकी डिटेल मिल सके। सेंसिटिविटी एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, अगर सेंसिटिविटी एनालिसिस की बात करें, की वेरिएबल्स का इंपैक्ट और इंपॉर्टेंस देखते हैं। कैपिटल बजटिंग प्रोसेस में स्टेजेस फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन टू परफॉर्मेंस रिव्यू, कन्वेंशनल टेक्निक्स में एआर, पेबैक, एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और आईआरआर। रीइन्वेस्टमेंट इन कैपिटल बजटिंग, व्हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैटर इसमें क्यों करती है। क्रेडिट पॉलिसी कंपोनेंट्स में कलेक्शन, क्रेडिट एनालिसिस, टर्म्स ऑफ सेल को हम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद सेंसिटिविटी एनालिसिस। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन,
सेंसिटिविटी एनालिसिस एक एनालिटिकल टूल है जो देखता है कि अगर एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के की वेरिएबल जैसे उसकी सेल्स वॉल्यूम, प्रोडक्शन कॉस्ट या डिस्काउंट रेट में चेंजेस आए तो प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल आउटकम्स लाइक जो एनपीवी, आईआरआर और प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा। ये एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट है जो बताता है कि प्रोजेक्ट कितना सेंसिटिव है डिफरेंट सिनेरियोज के लिए। ठीक है, अब ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है? आइडेंटिफाई करता है क्रिटिकल वेरिएबल्स को, ये बताता है कि कौन से फैक्टर लाइक रॉ मटेरियल कॉस्ट या मार्केट डिमांड प्रोजेक्ट के सक्सेस पे सबसे ज्यादा असर डालते हैं। सेकंड, रिस्क असेसमेंट हेल्प करता है डिसीजन मेकर्स को कि अंडरस्टैंड करें कि वर्स्ट केस या बेस्ट केस सिनेरियोज में प्रोजेक्ट को क्या क्या हाल होगा। थर्ड, सिनेरियो प्लानिंग अलाउ करता है कंपनी को टू प्रिपेयर फॉर अनसर्टेनिटीज लाइक इन्फ्लेशन या पॉलिसी चेंजेस के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो। अब बात आती है ये काम कैसे करता है। एक बेस केस सिनेरियो बनाया जाता है विद एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस लाइक एनपीवी या आईआरआर, की वेरिएबल्स से लाइक सेल्स कॉस्ट डिस्काउंट रेट को एक एक करके चेंज किया जाता है। मतलब मान लो प्लस माइनस 10% सपोज कर लो, हर चेंज के लिए न्यू एनपीवी या आईआरआर कैलकुलेट किया जाता है ताकि इम्पैक्ट देखा जा सके। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक प्रोजेक्ट का बेस एनपीवी 50 करोड़ है एट 10% डिस्काउंट रेट, 100 करोड़ सेल्स पर ईयर हो रही है तो सेल्स इज इक्वल टू 10 सेल्स माइनस 10% एनपीवी 40 करोड़ हो गया, सेल्स प्लस 10% एनपीवी 60 करोड़ हो गया, डिस्काउंट रेट प्लस 2% एनपीवी 45 करोड़ हो गया। इनसाइट यही है, सेल का चेंज एनपीवी पे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है देन डिस्काउंट रेट। ठीक है जी। एडवांटेजेस की बात करें, सिंपल और इनिशिएटिव है या कह लो इंपॉर्टेंट है, की रिस्क को हाईलाइट करता है, हेल्प करता है प्रायोरिटाइज वेरिएबल्स फॉर रिस्क मिटिगेशन लाइक लॉकिंग इन कॉस्ट या डाइवर्सिफाइंग रेवेन्यू। लिमिटेशंस की बात करें, एक वेरिएबल एट अ टाइम चेंज करता है, रियल वर्ल्ड में मल्टीपल फैक्टर्स एक साथ चेंज होते हैं। क्वालिटेटिव फैक्टर लाइक ब्रांड रेपुटेशन को ये कंसीडर ही नहीं करता है, ठीक है, उनको ये इग्नोर करता है। अब आगे चलते हैं, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस, उन्होंने आपको स्टेप्स दिए थे, उन्होंने कहा था रेंज करके बताओ। कैपिटल बजटिंग प्रोसेस एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो कंपनीज फॉलो करती हैं ताकि इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को सिस्टमेटिकली इवैल्यूएट और इंप्लीमेंट किया जाए। ये प्रोसेस 5 की स्टेजेस में होता है। अब इसको देखते हैं। स्टेप नंबर 1 आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये पहला स्टेज है जहां कंपनी पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करती है जो उसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करते हैं। इसमें रिसर्च, मार्केट एनालिसिस और फिजिबिलिटी की जाती है, यानी फिजिबिलिटी स्टडीज को किया जाता है। अगर मैं एग्जांपल दूं, न्यू प्रोडक्ट लाइन, प्लांट को एक्सपेंड करना या ग्रीन एनर्जी वेंचर में जाना। सेकेंड आता है असेंबलिंग ऑफ द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट। इस स्टेज में आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स को कलेक्ट और इवेल्युएट किया जाता है। अगर मैं इसकी डिटेल्स दूं, रेलेवेंट डाटा गैदर करो लाइक प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज, रिलेटेड कॉस्ट, रिस्क के रिलेटेड इनिशियल स्क्रीनिंग की जाती है फॉर फिजिबिलिटी और अलाइनमेंट विद द गोल्स। स्टेप 3 आता है डिसीजन मेकिंग। यहाँ प्रोजेक्ट्स का फाइनल इवैल्यूएशन होता है यूजिंग टेक्निक्स लाइक एनपीवी, आईआरआर, पेबैक पीरियड या एआरआर। जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, रिस्क लेवल्स हैं, स्ट्रेटेजिक फिट है, इनको ये सारे आपके क्राइटेरियाज है जो यूज किए जाते हैं। आउटकम क्या निकलती है? बेस्ट प्रोजेक्ट सेलेक्ट होते हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप आता है प्रेपरेशन ऑफ कैपिटल बजट एंड अप्रोप्रिएशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स के लिए कैपिटल बजट बनाए जाते हैं जो कॉस्ट, फंडिंग सोर्सेस और टाइमलाइन डिफाइन करते हैं। अगर अप्रूव प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स एलोकेट किए जाते हैं। अगर मैं इंप्लीमेंटेशन और परफॉर्मेंस रिव्यू की बात करूं, जो लास्ट स्टेप है, अप्रूव प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है और उनका परफॉर्मेंस मॉनिटर होता है अगेंस्ट सेट गोल्स। परफॉर्मेंस रिव्यू होता है रेगुलर चेक्स टू इंश्योर प्रोजेक्ट इज ऑन ट्रैक और नॉट। एनपीवी, आरओआई या माइलस्टोन्स को कंपेयर किया जाता है इस पर्पस के लिए। ठीक है जी। होप सो आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अब अगेन वो कन्वेंशनल टेक्निक्स का एक रिव्यू ओवरव्यू कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल बजटिंग में कन्वेंशनल टेक्निक सिंपल और वाइडली यूज्ड होती हैं जो प्रोडक्ट्स की फाइनेंशियल वायबिलिटी को असेस करती हैं। नंबर 1 वही अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ये प्रोजेक्ट के एवरेज एनुअल प्रॉफिट को एवरेज इन्वेस्टमेंट के परसेंटेज के रूप में मेजर करती है। फॉर्मूला ARR इज इक्वल टू एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। यूज है क्विक प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना, अकाउंटिंग डाटा पे ये बेस्ड है। सेकेंड आता है पेबैक पीरियड। ये टाइम बताता है जो प्रोडक्ट को इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में लगेगा। फॉर्मूला है पेबैक पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लोज, अगर तो आपके कैश फ्लोज यूनिफॉर्म है। यूजफुल है हाई डेट फर्म्स या वोलेटाइल मार्केट्स के लिए। थर्ड आता है एनपीवी मेथड।
ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस है, कैलकुलेटेड एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फॉर्मूला है एनपीवी इज इक्वल टू सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। मोस्ट रिलायबल है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर करता है। फोर्थ आता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस से डिवाइड करता है। अगर इसके फॉर्मूला की बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। लिमिटेड बजट में प्रोजेक्ट रैंकिंग के लिए ये सबसे बेस्ट है। लास्ट आता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये डिस्काउंट रेट है जिसमें एनपीवी जीरो होता है, प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड रिटर्न है जो, ठीक है। फॉर्मूला है आईआरआर इज इक्वल टू डिस्काउंट रेट वेयर सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कंपेयर करता है प्रोजेक्ट की रिटर्न को टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। होप सो आपको ये सारे दोबारा से एक बार समझ आ गए होंगे। अब कैपिटल बजटिंग में जब कैश इनफ्लोस को री इन्वेस्ट किया जाता है तो उनको कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करना चाहिए, ना कि मार्केट रेट या रिस्क फ्री रेट पे। अब इसका पीछे कारण अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये कंपनी की एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट और इक्विटी है, रिफ्लेक्टिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स और प्रोजेक्ट का रिस्क। Why not market rate? अब मार्केट रेट क्यों नहीं? मार्केट रेट्स लाइक जो आपके स्टॉक मार्केट रिटर्न्स है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क को कैप्चर नहीं करते। अब व्हाई नॉट रिस्क फ्री रेट? रिस्क फ्री रेट जो आपका मान लो जी सिक्योरिटी सील्ड है प्रोजेक्ट के रिस्क को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आईआरआर के कॉन्टेक्स्ट में जो आईआरआर अज्यूम करता है रीइन्वेस्टमेंट को एट आईआरआर इटसेल्फ, जो अनरियलिस्टिक हो सकता है। एनपीवी और मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे रीइन्वेस्टमेंट अज्यूम करते हैं जो ज्यादा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक है, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्रेडिट पॉलिसी, देखो क्रेडिट पॉलिसी एक बिजनेस का वो फ्रेमवर्क है जो कस्टमर्स को क्रेडिट देने और पेमेंट्स कलेक्ट करने के रूल्स को डिफाइन करता है। ये कैपिटल बजटिंग से इनडायरेक्टली लिंक्ड है क्योंकि कैश इनफ्लोज जो प्रोजेक्ट्स के लिए क्रिटिकल है क्रेडिट पॉलिसी पे डिपेंड करते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स देखते हैं, अगेन पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। कलेक्शन पॉलिसी नंबर 1, ये गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स हैं जो कंपनी फॉलो करती हैं ताकि कस्टमर से आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स को कलेक्ट किया जा सके। अगर मैं एग्जांपल दूं, रिमाइंडर्स भेजना, लेट पेमेंट्स पे पेनल्टीज लगाना या कलेक्शन एजेंसीज को यूज करना। सेकंड आता है क्रेडिट एनालिसिस, कस्टमर्स या बोरोर्स की क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्रेडिट हिस्ट्री और पेमेंट बिहेवियर को देखा जाता है। पर्पस यही है इंश्योर करना टाइमली रीपेमेंट्स और बैड डेट्स को अवॉइड करना। अगर मैं इसकी टर्म्स बताऊं, ये क्रेडिट पीरियड से 30 दिन, पेमेंट टर्म्स और डिस्काउंट से 2% ऑफ इट इफ पेड इन 10 डेज, ऐसी चीजों को ये डिफाइन करता है, ठीक है। पर्पस बहुत सिंपल है, कैश फ्लो और कस्टमर्स को लॉयल्टी बैलेंस उनको बनाए रखना, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस और कैपिटल बजटिंग प्रोसेस एक साथ काम करते हैं ताकि कंपनीज इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सके। सेंसिटिविटी एनालिसिस बताता है कि कौन से वेरिएबल लाइक जैसे सेल्स और कॉस्ट प्रोजेक्ट के एनपीवी या आईआरआर पे सबसे ज्यादा असर डालते हैं ताकि रिस्क मैनेजमेंट हो सके। कैपिटल बजटिंग प्रोसेस एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देता है आइडेंटिफिकेशन से परफॉर्मेंस रिव्यू तक ताकि प्रोजेक्ट्स को सिस्टमेटिकली चूज और एग्जीक्यूट हो सके। कन्वेंशनल टेक्निक्स एनपीवी और आईआरआर टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर करते हैं, पेबैक जल्दी रिकवरी चेक करता है और एआरआर क्विकली प्रॉफिटेबिलिटी का स्नैपशॉट देता है। क्रेडिट पॉलिसी की बात करें, इंश्योर कैश इनफ्लोस प्रेडिक्टेबल है जो प्रोजेक्ट फंडिंग और क्रेडिट आपका कैश फ्लो एस्टीमेट के लिए क्रिटिकल है। जो कैपिटल बजटिंग कंपनी का फ्यूचर बनाती है और सेंसिटिविटी एनालिसिस इसमें रिस्क को मैनेज करने का सीक्रेट वेपन है। कैपिटल बजटिंग प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, स्क्रीनिंग, इवैल्यूएशन, इंप्लीमेंटेशन और रिव्यू प्रोजेक्ट्स को सिस्टमेटिकली सक्सेस तक लेके जाता है। जो कन्वेंशनल टेक्निक्स हैं जैसे एनपीवी, आईआरआर, एआरआर, पेबैक और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स प्रोजेक्ट्स के फाइनेंशियल वायबिलिटी को जज करते हैं, जबकि जो आपकी क्रेडिट पॉलिसी है वो कैश इनफ्लोस को स्टेबल रखती है। रीइन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल रियलिस्टिक रिटर्न्स देती है अनलाइक आईआरआर का जो ऑप्टिमिस्टिक अजम्पशन। 2025 में इंडिया और ग्लोबल मार्केट्स इन टेक्निक्स का हैवी यूज कर सकती हैं ताकि स्मार्ट रिस्क एडजस्टेड इन्वेस्टमेंट्स हो। यहाँ पे हमारा आज का सेशन करते हैं कंप्लीट। आज मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैपिटल बजटिंग के रिलेटेड टॉपिक्स करवाए हैं, वो सब आपको सारे अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। रिवीजन सीरीज पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स की यूट्यूब पे कंडक्ट हो रही है, इवन टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ्स अवेलेबल है, उसका लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में है। टारगेट एक ही है, जेआरएफ एंड यूजीसी नेटिंग फर्स्ट एंड अटेम्प्ट कंप्लीट करना है। एंड बस एक चीज का ध्यान रखो, क्लासेस वॉच करो, क्लासेस में ही डिटेल बताई जाती है कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कौन सा नहीं है, पीडीएफ से आपको ये चीज नहीं पता चलेगी। सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।